हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर में अब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे हैं। आज मैं इक्विवेलेंट सर्किट और एक और वीडियो में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, पर ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। डिफाइन इक्विवेलेंट सर्किट या एक्सप्लेन इक्विवेलेंट सर्किट या डिराइव इक्विवेलेंट सर्किट, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं या फिर शॉर्ट नोट आता है इक्विवेलेंट सर्किट पर। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी तो मैं इक्विवेलेंट सर्किट समझाने के बाद आपको पावर फ्लो डायग्राम इंडक्शन मोटर का 3 फेज इंडक्शन मोटर का फिर से समझा चुकी हूँ मैं, डिफरेंट एलिमेंट्स उसके और डिफरेंट डाइवर्शंस कि कहाँ कौन से लॉसेस हो रहे हैं और कैसे पावर आगे बढ़ रही है सप्लाई टू आउटपुट शाफ्ट तक। पर इन बिटवीन मैं कुछ एक्सप्रेशंस को इक्विवेलेंट सर्किट में जो इंट्रोड्यूस किए हुए टर्म्स होंगी, पैरामीटर्स होंगी, उसके बेसिस पे उन डाइवर्शंस को, पावर फ्लो डायग्राम के एलिमेंट्स को फिर से मैं रीडिफाइन करूंगी। पर पहले मैं इक्विवेलेंट सर्किट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आता है जिसमें पूरा इक्विवेलेंट सर्किट एक्सप्लेन करने को आता है या डिराइव करने को आता है, या शॉर्ट नोट आता है, और दूसरी तरफ प्रॉब्लम्स भी आती। तो प्रॉब्लम्स भी मैं करके बताऊंगी कि इक्विवेलेंट सर्किट पर बेस्ड कैसे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट सर्किट होता क्या है। तो इक्विवेलेंट सर्किट मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हमने ट्रांसफार्मर की केस में भी समझा था। ट्रांसफार्मर की केस में प्राइमरी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था, सेकेंडरी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट था जिसका इंटरलिंकिंग मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू था। पर जब हमने इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव किया तो पूरा प्राइमरी और सेकेंडरी का हमने कनेक्शन इलेक्ट्रिकल दिखा दिया और मैग्नेटिक पार्ट को हमने पूरा रिमूव कर दिया। तो एक सिंगल इलेक्ट्रिकल सर्किट के फॉर्म में हमने ट्रांसफार्मर को शो किया था और उस पर बेस्ड हम सारे पैरामीटर्स इवैल्यूएट करके ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को जज कर सकते, प्री सपोज कर सकते हैं उस ट्रांसफार्मर को किसी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करने से पहले। ऐसे ही इंडक्शन मोटर का भी इक्विवेलेंट सर्किट हमें उसके परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन प्री सपोज करने में या पहले से इवैल्यूएट करने में मदद करता है। और नेचुरली ये इवैल्यूएशंस जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के होंगे ये पूरे स्टेडी स्टेट पर होते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है बेटा? कांस्टेंट मतलब वर्किंग चलती रहती है किसी भी डिवाइस की, मशीन की, ट्रांसफार्मर की, कांस्टेंट एक जैसा वर्किंग चलता है। मतलब लोड को जब हम बदलते हैं तो वो वेरिएशन ट्रांजिएंट्स टाइप का कहलाता है, या जब हम एक लोड से दूसरे लोड पे जाते हैं तो थोड़ा सा सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है, तो वो डिस्टर्बेंस वाला जो टेन्योर होता है, टाइम इलैप्सेशन होता है, वो ट्रांजिएंट्स कहलाता है। और जब वो ट्रांजिएंट्स ओवर हो जाते हैं फिर सिस्टम वापस स्टेडी स्टेट में आ जाता है, मतलब सारे पैरामीटर्स उसके कांस्टेंट हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर लोड। तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस करना है तो इक्विवेलेंट सर्किट हमें स्टेडी स्टेट एनालिसिस में मदद करता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इवैल्यूएट करने में मदद करता है। तो वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब इंडक्शन मोटर की केस में स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? करंट, स्पीड, टॉर्क, लॉसेस, ये होंगे। और वही यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट सर्किट हमको मदद करता है परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन में 3 फेज इंडक्शन मोटर के एट स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट पैरामीटर्स कौन से? तो करंट, स्पीड, टॉर्क और लॉसेस। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 3 फेज इंडक्शन मोटर का विच इनकॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑल्सो। मतलब स्टेटर वाला पार्ट जो है, मतलब 3 फेज सर्किट जो है उसको सप्लाई दे रहे हैं, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही क्योंकि स्टेटर वाइंडिंग में करंट बह रहा है, वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। फिर एयर गैप में आपका मैग्नेटिक सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है और फिर आपका रोटर दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। तो 2 इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गए, स्टेटर जिसको मैं प्राइमरी बोल सकती हूँ और रोटर जिसको मैं सेकेंडरी बोल सकती हूँ। और वो रोटेटरी है, मतलब रोटर रोटेटरी है, स्टेटर स्टेशनरी है, पर उनके बीच में इंटरलिंकिंग मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू हो रहा है। वो मैग्नेटिक सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है एयर गैप के थ्रू। तो मेरे लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है स्टेटर से। तो देखिए स्टेटर बाहर से कनेक्शन इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का बता दिया, जिसमें स्टेटर की पर फेज रेजिस्टेंस को मैंने ये शो कर दिया, पर फेज रिएक्टेंस को ये शो कर दिया, और सप्लाई जो वोल्टेज दे रहे हैं हम पर फेज V1 वो ये शो कर दिया। और रोटर का देखिए यहाँ से मैंने अंदर वाले से शो किया, तो उसका रोटर पर फेज का रेजिस्टेंस है, पर फेज का रिएक्टेंस है, चाहे वो रनिंग कंडीशन का हो, जैसा भी हो, और शॉर्ट सर्किटेड रोटर रहता है, वो भी मैं बोल चुकी हूँ।
तो ये जो दो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो एयर गैप के थ्रू उसका मैग्नेटिक पोर्शन कंप्लीट होता है, इंटरलिंकिंग होती है, और यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ है जिस पर मैकेनिकल लोड लगा रहता है और उसको मोटर घुमाती है। तो ये जो है दिस इज समथिंग काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सिमिलर टू अ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में क्या हो रहा है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, दोनों के अपने अपने पैरामीटर्स है, R1 X1 R2 X2 पर इधर सप्लाई दिया हुआ है और उधर इलेक्ट्रिकल लोड दिया हुआ है। लोड को हम वैरी कर ही सकते हैं, ये भी मैकेनिकल लोड को वैरी कर सकते हैं। तो इसलिए इंडक्शन मोटर को हमेशा रोटेटरी ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है, इंडक्शन मोटर को रोटेटरी ट्रांसफॉर्मर भी बोला जाता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट जो है, या ट्रांसफॉर्मर का भी कह लो, जो हम पढ़ चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस, आप ट्रांसफॉर्मर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करना मैंने सिखाया। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसके अंदर मैग्नेटिक सर्किट का भी इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन्वॉल्व रहता है। वही लिखा है विच इनकॉर्पोरेट्स इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट ऑल्सो, मतलब ये सर्किट इसका भी रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू होता है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और इसको हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम इसके स्टेडी स्टेट पैरामीटर्स को पहले से कंप्यूट कर सके। जहां भी इस इंडक्शन मोटर को मुझे डिप्लॉय करना है, काम कुछ आउटपुट के लिए, कुछ काम करवाने के लिए, उससे पहले मैं इसका परफॉर्मेंस जज कर सकती हूँ इसके इक्विवेलेंट सर्किट से। इक्विवेलेंट सर्किट कौन मुझे देगा, मुझे इसका इक्विवेलेंट सर्किट जिससे मैं खरीदूंगी मैन्युफैक्चरर वो मुझे देगा, तो मैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं जज कर सकती हूँ, पहले से प्री सपोज कर सकती हूँ, पहले से इसके स्टेडी स्टेट पैरामीटर्स को कंप्यूट कर सकती हूँ। ये पर्पस होता है इक्विवेलेंट सर्किट का। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, तो वो इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है पूरे इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का। मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा ही शो हो रहा है और मैग्नेटिक सर्किट भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा ही शो होता है इक्विवेलेंट सर्किट में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट में ये वाला सर्किट तो आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज मान लिया, पर इसके इन पैरामीटर्स की मतलब I2R की और E2R की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी स्लिप पर डिपेंड करेगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी SF होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो किस पर डिपेंड करती है, लोड पर। मतलब ये सर्किट आपका R फ्रीक्वेंसी पर है और ये सर्किट आपका F फ्रीक्वेंसी पर है। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का डिराइव करने वाले हैं वो पूरा का पूरा आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी F पर हम डिराइव करेंगे, मतलब इसको पूरा हम F फ्रीक्वेंसी पर रोटर वाले सर्किट को भी ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, दोनों ही सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर होते थे। प्राइमरी साइड के सारे करंट वोल्टेज सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर होते थे और सेकेंडरी साइड के भी सारे करंट्स और वोल्टेजेस आपके 50 हर्ट्ज पर ही होते थे। तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ हमें वो प्रॉब्लम आएगी, हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे और पूरे इक्विवेलेंट सर्किट को हम सिंगल एक फ्रीक्वेंसी पर ले आएंगे। ये है पूरा 3 फेज इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करने का तरीका। मैंने बताया क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, क्या होता है और कैसा हम डिराइव करने वाले हैं। भले ही दोनों सर्किट्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, पर हम इक्विवेलेंट सर्किट पूरा सिंगल फ्रीक्वेंसी पर ले आएंगे, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। अब ये तो है 3 फेज सर्किट स्टार कनेक्टेड माना की, और ये भी 3 फेज सर्किट है जो कि शॉर्ट सर्किटेड रहता है। अब मैं इसको 3 फेज इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो शुरू से मैं आपको इंडक्शन मोटर का बताती आई हूँ, तो ये स्टेटर का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है 3 फेज स्टार कनेक्टेड, जिसमें प्राइमरी हम सप्लाई पर फेज V1 दे रहे हैं, माना कि करंट I1 उसकी वजह से फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस EMF E1 इंड्यूस हो जा रहा है। क्यों, वो बता रही हूँ अभी मैं। और यहाँ पर भी 3 फेज आपका रोटर सर्किट है जो कि शॉर्ट सर्किटेड है, और यहाँ पर E2R EMF किसकी वजह से, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन कंडक्टर्स के अक्रॉस होता है, उसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब बेटा जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इन बार्स को कट कर रही है, रोटर बार्स को कट कर रही, तो वापस से जो स्टेटर में कॉइल रखी हुई है, मतलब स्टेटर आपका कैसा है, ये सिलेंड्रिकल रिंग स्ट्रक्चर है, ये रिंग है और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। इसकी इनर पेरीफेरी पर भी वाइंडिंग रखी हुई है, मैं आपको वो भी समझा चुकी हूँ। फिर एयर गैप है छोटा सा, फिर अंदर रोटर है और रोटर में फिर रोटर बार्स,
रोटर की आउटर पेरीफेरी पे रखे हो। तो रोटर बार्स जब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कट रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, पर वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड कुछ स्टेटर के कंडक्टर्स को भी तो काट रही है, तो स्टेटर के कंडक्टर में भी काउंटर ईएमएफ आएगा ही आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, और वो मैं आपको ये फ्लो डायग्राम से और समझा दे रही। तो वो ईएमएफ काउंटर ईएमएफ E1 है, और यहाँ पर फ्लक्स जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड वाला जो फ्लक्स है उसकी वजह से यहाँ पे E2R प्रोड्यूस हो रहा है और करंट I2 प्रोड्यूस हो रहा है। पर इस पूरे एक्सप्लेनेशन को अगर मैं ट्रांसफार्मर के फ्लो डायग्राम से, जो मैंने ट्रांसफार्मर के टाइम पे आपको सप्लाई वोल्टेज से लेकर सेकेंडरी में डेवलप होने वाले करंट तक की पूरी कहानी बताई थी, और करंट की वजह से वापस फ्लक्स आ रहा है और साथ में लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग वो फ्लक्स प्राइमरी फ्लक्स को अपोज कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो मैंने लोड बैलेंसिंग इफेक्ट वगैरह बताया था, सेम यहाँ पर स्टोरी काम करेगी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ये 3 फेज है, ये 3 फेज है। अब मैंने कहा था इक्विवेलेंट सर्किट हम निकालेंगे पर फेज बेसिस पर। इक्विवेलेंट सर्किट हम क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ यहाँ लिखा था मैंने, वी विल डिराइव द इक्विवेलेंट सर्किट फॉर पर फेज बेसिस। तो इसका 3 फेज का ये पर फेज सर्किट हो गया सिंगल, और इस 3 फेज का भी ये पर फेज सर्किट हो गया। यहाँ पे R1 X1 इसके पैरामीटर्स हो गए, V1 सप्लाई वोल्टेज और E1 जो काउंटर ईएमएफ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टेटर वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, वो ये है। फिर एयर गैप एग्जिस्ट कर रहा है, फिर रोटर की वाइंडिंग है पर फेज की, उसके अक्रॉस E2R रनिंग कंडीशन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, रोटर घूम रहा है NR स्पीड से, और मैकेनिकल आउटपुट हम बाहर ले रहे हैं, तो एरो इस शाफ्ट पे मैं बाहर की तरफ दिखा रही हूँ। और पर फेज के रोटर पैरामीटर्स R2 रेजिस्टेंस है पर फेज का, और X2R पर फेज का रिएक्टेंस है, और हाँ शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट दिखा रही हूँ, जबकि ट्रांसफार्मर में हम क्या दिखाते थे, लोड। यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज इक्वेशन देखूँ तो V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1 हो जाएगा, ये पूरी केवीएल इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पर केवीएल इक्वेशन देखूंगी तो यहाँ 0 है, तो E2R कहना चाहिए। E2R इज इक्वल टू I2R2 प्लस X2R, ऐसा हो जाएगा, ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी। हाँ मैं J लगाऊंगी क्योंकि रिएक्टेंस है तो यहाँ पे J आएगा। पर ये भी मैं बता दूं, ये सर्किट पूरा F फ्रीक्वेंसी पर है, तो यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का करंट सब कुछ F फ्रीक्वेंसी पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, और यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का करंट पूरा FR फ्रीक्वेंसी पर है, जो स्लिप की वजह से ये फ्रीक्वेंसी के EMF और करंट्स डेवलप होते हैं सेकेंडरी में, मतलब रोटर सर्किट पे। अब हम सबसे पहले जो है इस इक्विवेलेंट सर्किट को डिराइव करने की प्रोसीजर में हमारा फर्स्ट फंडामेंटल ये था कि हम पर फेज बेसिस पे डिराइव करेंगे। तो ठीक है, पर फेज बेसिस पे मैंने अभी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है रोटर, स्टेटर और रोटर का, उसको मैंने समझ लिया, पर अभी इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाना शुरू किया बेटा। ये एक फ्रीक्वेंसी पर, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी पर है, तो मैं पार्ट में इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करूंगी। पहले मैं स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करूंगी, फिर मैं रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करूंगी। तो ये स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करने का की प्रोसीजर बता रही हूँ। अब ये तो है सप्लाई वोल्टेज V1, जिसकी वजह से स्टेटर वाइंडिंग में I1 करंट पर फेज का, मैं ये पर फेज का बता रही हूँ। तो पर फेज में V1 वोल्टेज हमने सप्लाई वोल्टेज दिया, उसकी वजह से I1 करंट बहने लगा। ये I1 करंट जैसे ही स्टेटर वाइंडिंग से फ्लो होगा तो उसमें 511 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, पर उसमें से कुछ लीक हो जाएगा और कुछ सेकेंडरी से जाकर लिंक होगा। यही फ्लक्स 3 टाइप के फ्लक्सेस, क्योंकि एक फेज का है, R फेज का है, तो ऐसे ही Y फेज का, ऐसे ही B फेज के जो फ्लक्सेस होंगे तीनों मिलकर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, जो कि इसी की वजह से होगी। अब ये जो फ्लक्स है जो प्राइमरी ने प्रोड्यूस किया और पूरा का पूरा प्राइमरी से लिंक हो रहा है, वो अपनी वाइंडिंग में काउंटर EMF E11 डेवलप करेंगे बिकॉज ऑफ -d∅11/dt फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये एक EMF प्राइमरी में इंड्यूस होगा, मतलब स्टेटर वाइंडिंग में होगा, जिसको मैं काउंटर EMF कह रही हूँ। अब ये 521 जब सेकेंडरी से जाकर लिंक हो रहा है, मतलब रोटर वाइंडिंग से रिलेट हो रहा है, रोटर वाइंडिंग से कनेक्ट हो रहा है, तो रोटर वाइंडिंग में जो EMF इंड्यूस होगा वो E21R इसलिए क्योंकि रोटर घूमने लगा है, मैं ऐसा मान रही हूँ। तो E21 और रनिंग कंडीशन का ये E21 प्रोड्यूस होगा, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बदल गई है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी F है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी FR है। अब इसकी वजह से करंट कितना बहने लगेगा, I2R करंट बहने लगेगा, और इस I2R की वजह से फ्लक्स कौन सा प्रोड्यूस होगा, 522 फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और ये 522 के फिर 2 EMFs, इसकी वजह से E22 एक EMF इंड्यूस होगा और 512 की वजह से एक EMF इंड्यूस होगा।
तो ये phi2 रोटर वाइंडिंग में खुद के फ्लक्स की वजह से खुद में ही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और रोटर फ्लक्स का दूसरा पार्ट जो है वो प्राइमरी से मतलब स्टेटर से लिंक होगा, तो ये स्टेटर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो स्टेटर में ये दो ईएमएफ इंड्यूस होंगे, जिसकी वजह से E1 इक्वल टू E11 माइनस E12 होगा। और E2R जो टोटल रनिंग कंडीशन का रोटर का पर फेज का ईएमएफ है, वो एक तो E21R की वजह से प्रोड्यूस होगा और दूसरा E22R की वजह से प्रोड्यूस होगा। मतलब ये दोनों EMFs मिलके क्या बनाएंगे, इसको भी मैं E22R दे दूं। इन दोनों की वजह से कौन सा EMF प्रोड्यूस होगा, से रोटर का EMF रनिंग कंडीशन का प्रोड्यूस होगा। पर इनमें डिफरेंस ऑफ साइन इसलिए रहेगा, ये एक माइनस साइन रहेगा, ये प्लस साइन रहेगा, और ये प्लस रहेगा, ये माइनस। तो ये जो माइनस साइन आया इनके आगे, वो इस वजह से आया कि लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटर ने फ्लक्स प्रोड्यूस किया था, अगर वो ऐसे लिंक हो रहा है सेकेंडरी पे जाके, मतलब रोटर बार्स को, तो रोटर में जो इंड्यूस होने वाला फ्लक्स होगा वो इसको अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, क्योंकि नया प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स हमेशा अपने करंट का अपोज करता है। तो ये निगेटिव साइन इस EMFs के होंगे ही होंगे बेटा। यहाँ पे मैंने आपको रिलेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि वो रिलेटिविटी कम करने की कोशिश करेंगे, पर सर्टनली वो रिलेटिविटी कम करने की कोशिश जो हो रही है वो फ्लक्स के अपोजिशन के साथ हो रही है। तो दो EMF जो इंड्यूस होंगे स्टेटर में और रोटर में, वो अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्सेस की वजह से प्रोड्यूस होंगे, इसलिए साइन उसके माइनस होंगे। अब ये पूरा हो गया जो फ्लो डायग्राम हमने बताया था ट्रांसफार्मर के टाइम पे, वैसे ही फ्लो डायग्राम यहाँ पर है। पर एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग सोचेंगे यहाँ पे मैडम ने R नहीं लिखा 1-2R और यहाँ पे 2-2R क्यों लिख दिया, तो बेटा इसलिए कि E21 और E22R जो है वो रोटर बार्स में इंड्यूस होने वाले EMF से, और वो रोटर जो है घूमना शुरू कर देगा। तो फ्रीक्वेंसी जो अफेक्ट होने वाली है वो इन दोनों की अफेक्ट होने वाली है, और ये EMF जो इंड्यूस हो रहा है वो स्टेटर वाइंडिंग में इंड्यूस हो रहा है। स्टेटर वाइंडिंग रोटेट नहीं हो रही, तो इस पर रोटर के घूमने से इस EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उस वजह से इसके आगे मैंने R नहीं सफिक्स दिया है, पर रोटर से रिलेटेड दोनों EMFs में मैंने R सफिक्स दिया है। तो इस तरीके से टोटल EMF स्टेटर में E1 इंड्यूस होगा और रोटर में E2R इंड्यूस होगा, एक प्लस साइन वाला एक माइनस साइन वाला। इसके बाद ये जो कमी आई प्राइमरी साइड के EMF में, क्योंकि प्राइमरी में पहले कितना EMF इंड्यूस हुआ था E11, जैसे ही सेकेंडरी करंट बहने लगा और अपोजिट डायरेक्शन का फ्लक्स आ गया तो उसने प्राइमरी के EMF को कम करने की कोशिश की। तो प्राइमरी से क्या होगा, एक्स्ट्रा करंट खींचा जाएगा, सप्लाई करंट, और उसकी वजह से जो कमी आई फ्लक्स में, मतलब EMF में जो कमी आई, मतलब फ्लक्स में जो कमी आई थी, कौन से फ्लक्स में, 511 में 512 की वजह से जो कमी आई थी, उस कमी को सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट खींच के कंपनसेट किया जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जब प्राइमरी में मतलब स्टेटर साइड में E1 का मैग्नीट्यूड पहले E11 था और बाद में सेकेंडरी से मतलब रोटर की तरफ से अपोजिट माइनस E12 आ गया, तो क्या हो रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये लोड बैलेंसिंग इफेक्ट है जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर के केस में भी समझाया था, पर सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी हो रही है। बस फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पर मैकेनिकल लोड है और वो मैकेनिकल लोड लगाने की वजह से शाफ्ट में स्पीड में डिफरेंस आता है, स्पीड में डिफरेंस आता है तो स्लिप में फ़र्क आता है, स्लिप में फ़र्क आता है तो इस करंट में E21R में फ़र्क आएगा, करंट में फ़र्क आएगा, तो इन दोनों EMFs में भी फ़र्क आएगा, मतलब इस वाले EMF में भी फ़र्क आएगा। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्स ने E12 पिक्चर में ले आया, मतलब सबसे पहले I2R इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से, E21R की वजह से, और फिर जैसे ही 512 फ्लक्स पिक्चर में आ गया जिसकी वजह से E12 आ गया माइनस डायरेक्शन में, और इसने कम कर दिया E11 को माइनस E12 मैग्नीट्यूड से। तो अब प्राइमरी में पर फेज का EMF E1 जो है वो पहले E11 था, अब E11 माइनस E12 हो गया है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो मैं अगर केवीएल इक्वेशन यहाँ लिख के रखी थी उसके हिसाब से मैं प्राइमरी साइड के करंट को देखूं तो पहले वो V1 माइनस E11 अपॉन Z1 था, पर अब जैसे ही E1 में कमी आ गई कितने से, माइनस E12 से, तो ये सेकंड टर्म छोटी हो गई, तो ये न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो ये करंट बढ़ जाएगा, मतलब सप्लाई से ज़्यादा करंट खींचा जाएगा, सप्लाई से ज़्यादा करंट खींचा जाएगा। वो भी मैं समझा देती हूँ। V1 माइनस E11 अपॉन Z1 ये लिखा और माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये आ गया E12 डिवाइडेड बाय Z1। मतलब ये करंट पहले से बह रहा था जिसको मैं I0 नाम दे रही हूँ, और जैसे ही लोडिंग हो गई तो एक और करंट E12 अपॉन Z1 सप्लाई से और आने लगा। मतलब सप्लाई से खींचा जाने वाला करंट पहले I0 था, अब I0 प्लस सम एक्स्ट्रा हो गया है बेस्ड ऑन द लोड, डिपेंडिंग ऑन द लोड। और जैसे ही I एक्स्ट्रा आएगा तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी, इट्स वैल्यू विल बी सच दैट it will produce more flux। मतलब अब प्राइमरी में I0 था पहले, अब I0 प्लस I एक्स्ट्रा हो गया है, तो वो I एक्स्ट्रा क्या करेगा, 511 को बढ़ा देगा। मतलब 511 में और एक्स्ट्रा ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। पहले I0 की वजह से अगर मैं कह रही हूँ कि 511 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो अब I0 प्लस I एक्स्ट्रा आ गया है, तो फिर फ्लक्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा प्राइमरी में, 511 प्लस 5 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये 5 एक्स्ट्रा की वैल्यू इतनी होगी कि जितने से फ्लक्स में कमी आई थी, इसने कमी कर दी थी 511 में। पहले से 511 था, अब 511 में कितने से कमी होगी थी, 512 से। तो ये एक्स्ट्रा फ्लक्स वापस से उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। ये इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से वापस से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 511। और ये मैंने आपको कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के फॉर्म में समझाया था कि किसी भी सर्किट में जो लिंक्ड फ्लक्स होता है पहली बार में, उसके बाद लोड के बदलाव की वजह से वो फ्लक्स में जो भी वेरिएशन आता है, सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट खींच के या कम करंट ड्रॉ करके उस फ्लक्स को वापस मैनेज करके कांस्टेंट कर लेता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ये समझा चुकी हूँ बेटा ट्रांसफार्मर में। तो 511 वापस पहले जैसा हो जाएगा, मतलब 5 एक्स्ट्रा 512 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के होंगे और इक्वल होंगे। मतलब सेकेंडरी में जो I2R करंट बह रहा है वो T2 नंबर ऑफ टर्न्स जो रोटर के थे उसमें से बह रहा है, तो उस MMF की वजह, दिस इज MMF, इस MMF की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो -512 है। और I एक्स्ट्रा T1 जो है ये किसने प्रोड्यूस किया, एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी में बहा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स मतलब स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स T1 है तो उसमें से फ्लो हुआ। तो ये दोनों MMF एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के इक्वल फ्लक्सेस डेवलप करें तो इसलिए इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। तो I एक्स्ट्रा की वैल्यू जो हो जाएगी वो I2R T2 अपॉन T1 हो जाएगा। और ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर रोटर के नंबर ऑफ टर्न्स को मैं प्राइमरी के स्टेटर के नंबर ऑफ टर्न्स से डिवाइड कर दूं तो उसे मैं K बोल सकती हूँ। मतलब T2 के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इंडक्शन मोटर की केस में T2 अपॉन T1 होगा। मतलब रोटर पर फेज नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय स्टेटर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज के। तो ये जो हो जाएगा I एक्स्ट्रा वो K टाइम्स ऑफ I2R के बराबर होगा। और ये कुछ नहीं है, I2 डैश है। मतलब इस एक्स्ट्रा करंट को मैं नाम क्या दे रही हूँ, लोड बैलेंसिंग करंट I2 डैश, जो प्राइमरी से सप्लाई से खींचा जाएगा। मतलब सप्लाई से कितना करंट खींचा जा रहा है, अब सिर्फ I0 नहीं खींचा जा रहा है, लोडिंग की वजह से एक्स्ट्रा करंट I2 डैश भी खींचा जा रहा है, जो लोड के इफेक्ट को मैनेज करता है। मतलब सप्लाई से ज़्यादा एनर्जी ले रहा है लोड को देने के लिए। तो I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश हो जाएगा, जो कि IW। अब I0 जो है, IW तो मैं अभी समझाती हूँ। I0 जो है वो क्या होता है, अगर लोड नहीं लगा हुआ है, शाफ्ट पर कोई लोड नहीं है और मोटर फिर भी चालू है, तो सप्लाई से जो करंट खींचा जाएगा, जो पावर खींची जा रही है वो कहाँ काम आ रही है, तो वो काम आ रही है मोटर मतलब स्टेटर में जो कॉपर लॉसेस हो रहे हैं उसको ओवरकम करने में, या मशीन में जो आयरन लॉसेस हो रहे हैं उसको ओवरकम करने में वो पावर यूटिलाइज हो रही है। और कुछ पावर जा रही है फ्लक्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि नो लोड कंडीशन में भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा। तो सप्लाई से खींचा जाने वाला I0 करंट काम आ रहा है मैग्नेटाइजेशन क्रिएट करने में, मतलब रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में, और थोड़े बहुत लॉसेस जो हो रहे हैं उसको सप्लाई करने में। तो नो लोड करंट I0 को मैं दो पार्ट्स में लिख सकती हूँ, IW प्लस IFI, और साथ में I2 डैश लिख सकती हूँ। तो ये पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन सेम टू ट्रांसफार्मर है, पर मैंने समझाया विद रिस्पेक्ट टू 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब सेम इस पूरे फ्लो डायग्राम को अगर मैं फेजर डायग्राम पे दिखाऊं तो ये मेरा सेकेंडरी साइड का E2 रोटर साइड का EMF है, जिसे मैं E2R बोल देती हूँ, इसे मैं I2R बोल देती हूँ। E2R से φ2 एंगल पे I2R होगा। और मैंने सेकेंडरी साइड की जो केवीएल इक्वेशन आपको बताई थी वो E2R इज इक्वल टू
I2R2 मतलब I2R2 प्लस JI2R X2R ऐसी बताई थी, अभी मैंने लिखी थी इससे पहले। तो ये सेकेंडरी साइड की केवीएल इक्वेशन है। तो E2R ये हो गया, I2R R2 ये वाला हो गया, और इससे 90 डिग्री पे I2R X2R ऐसा ये पूरा रियलाइज किया जा रहा है केवीएल इक्वेशन सेकेंडरी साइड का, मतलब रोटर साइड का। और हमेशा हम फेजर डायग्राम लोड साइड से ही बनाते हैं। तो लोड साइड का सर्किट का ये वाला EMF हमें मालूम है, और इससे ∅2 एंगल पे करंट है ये भी मालूम है हमें। रोटर के पैरामीटर्स R2 और X2R भी मालूम है। तो हम इस तरीके से फाइंड आउट इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब E2R से 90 डिग्री अहेड मेरा फ्लक्स होगा रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड वाला, और उससे थोड़ा सा आगे हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस की वजह से थोड़ा सा आगे मुझे I0 करंट, नो लोड करंट मिलेगा। इस नो लोड करंट के दो पार्ट्स होंगे, एक I5 होगा जो फाई के साथ सेम फेज में होगा, और एक E1 के साथ सेम फेज में होगा जो कि IW होगा। तो ये इतना सा जो करंट है ये IW है। तो I0 जो फेजर सम होगा IW और I5 का, और I2R से ठीक पीछे K टाइम्स I2R से मैं बना लूंगी I2 डैश, क्योंकि 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के MMF से, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन के फ्लक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सब ट्रांसफार्मर में बताया था बेटा। अब I2 डैश और I0 से I2 डैश और I0 से मैं I1 बना लूंगी। तो इन दोनों से पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ, तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल I1 होगा। अब E2R इधर है अपोजिट सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन मुझे E1 मिलेगा। E1 से I1 की डायरेक्शन में मुझे I1 R1 मिलेगा। I1 की डायरेक्शन में मुझे पैरेलल मुझे I1 R1 मिलेगा, और I1 R1 से 90 डिग्री आगे मुझे केवीएल इक्वेशन प्राइमरी साइड की क्या है, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1, ये केवीएल इक्वेशन है। तो ये केवीएल इक्वेशन यहाँ रियलाइज हो रही है। E1 I1 की डायरेक्शन में I1 R1, I1 से 90 डिग्री पर I1 X1, क्योंकि J 90 डिग्री से रोटेट कर देता है। तो फिर इस पॉइंट से एंड पॉइंट ऑफ I1 X1 मतलब इन तीनों के सम फेजर सम कर रही हूँ, लॉ ऑफ पॉलीगॉन कर रही हूँ, तो मुझे V1 मिल रहा है। इस तरीके से पूरा फेजर डायग्राम यहाँ पर हम समझ सकते हैं जो फंक्शनिंग हो रही है 3 फेज इंडक्शन मोटर की। पर बेटा ये वाला पोर्शन, ये सब की फ्रिक्वेंसी FR है और इन सब की फ्रिक्वेंसी F है, पर फिर भी मैं एक फेजर डायग्राम इसलिए बना सकती हूँ। लॉजिक ये है कि जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है स्टेटर से, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूम रही है, और जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है रोटर से, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से ही घूम रही है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो टोटल फ्लक्स जो मिल रहा है, जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, दोनों की वजह से वो सेम फ्रिक्वेंसी से सेम स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, इसलिए हम इन सबको एक फेजर डायग्राम पर दिखा सकते हैं। ये फेजर डायग्राम की बात है। पर इक्विवेलेंट सर्किट में अब अगर मैं स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने जाऊं तो वहां पर R1 I1 और साथ में स्टेटर के जो सिलिंड्रिकल है, जो शेल है स्टेटर का, उसमें होने वाले कॉपर लॉसेस उसकी वजह से और प्राइमरी से आने वाले करंट की वजह से जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है I5 की वजह से, वो सब फिनोमिना मैं स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट पर दिखाऊंगी इलेक्ट्रिकली। तो स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा जिसमें सप्लाई दिया, स्टेटर का रेजिस्टेंस, स्टेटर का रिएक्टेंस, यहाँ से I1 करंट बह रहा है, यहाँ से I0 करंट बहेगा, I0 का IW पार्ट यहाँ से बहेगा, ये जो रेजिस्टेंस है R0, इसमें से जब IW बहेगा तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी जितने की हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, और इस वाले रिएक्टेंस X0 से I5 करंट बहेगा, I1 चला, I0 पैरेलल ब्रांच में बहा, I2 डैश रोटर की तरफ लोड को बैलेंस करने वाला करंट हो गया। I0 के भी दो पार्ट्स होंगे, एक IW होगा, एक I5 होगा। IW किससे बहेगा?
इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आयरन लॉसेस का जो है वो हम रेजिस्टेंस के थ्रू दिखा रहे हैं, क्योंकि लॉसेस में भी हीट प्रोड्यूस होती है और रेजिस्टेंस से बहने पर करंट में भी I2R हीट प्रोड्यूस होती है। तो आयरन लॉसेस में प्रोड्यूस होने वाले लॉस को मैं यहाँ पर I2R के फॉर्म में शो कर सकती हूँ। तो जो पावर यूटिलाइज हो रही है वो IW2R0 इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो मैं रेजिस्टेंस से बहने वाले करंट से उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ आयरन लॉसेस को। और जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि एक I5 करंट है जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है एक इंडक्टर से बहने पर, वो इंडक्टर की वैल्यू x0 है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टेटर में होने वाले सारे फिनोमिना का। मैग्नेटिक फिनोमिना भी, ये भी आयरन लॉसेस भी, मतलब हीट का फिनोमिना जो लॉसेस की वजह से हो रहा है उसको भी मैं दिखा रही हूँ। मैग्नेटाइजेशन जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको भी दिखा रही हूँ। लोड की वजह से जो बदलाव आ रहा है वो I2' के फॉर्म में आ रहा है, और सप्लाई से खींचा जाने वाला करंट I1 है जो कि बहता है R1 रेजिस्टेंस पर फेज स्टेटर से और रिएक्टेंस पर फेज स्टेटर से। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा वो स्टेटर साइड के इक्विवेलेंट सर्किट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको मैं यहाँ से भी समझ सकती हूँ, यहाँ से भी समझ सकती हूँ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी, बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। हाँ, ये है एट फ्रीक्वेंसी F, ये पूरा का पूरा जो है वो एट फ्रीक्वेंसी F है। रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा वो FR फ्रीक्वेंसी पे होगा। फिर हम इस स्टेटर के इलेक्ट्रिकल सर्किट को रोटर के इलेक्ट्रिकल सर्किट से मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे, तब जाके हमारा टोटल इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। तो उम्मीद है आज का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ इंतज़ार करिए ताकि मैं पूरा इक्विवेलेंट सर्किट टोटल समझा सकूं आपको। थैंक यू।